मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आवास पर हैं और सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने का सिलसिला तमाम नेताओं का लगातार जारी है। तमाम विधायक, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों से कर रहे सीएम मुलाकात। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से लेकर विधायक बाबू सिंह राठौड़ और जितेंद्र गोठवाल समेत लालाराम बैरवा समेत कई लोगों से मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे कई गणमान्य जन, तमाम नेता, जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सीएम को अवगत कराते हुए नजर आए। विधायक, जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक बाबू सिंह राठौड़, जितेंद्र गोठवाल, लालाराम बैरवा समेत कई लोगों से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब खबर जयपुर से, जहां पर कांग्रेस में नए जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार जल्द होगा खत्म। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ा बड़ा अपडेट। आज देर शाम तक जिला अध्यक्षों की सूची आना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल नवंबर माह के पहले सप्ताह में ही आने वाली थी सूची, लेकिन कुछ नामों को लेकर हुई उलझन पहुंची थी आलाकमान तक। इसके बाद ऐसे नामों पर खुद राहुल गांधी ने किया विचार विमर्श। पिछले दिनों पीसीसी चीफ डोटासरा, टीकाराम जूली और प्रभारी रंधावा ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से की थी मुलाकात। ऐसे में आलाकमान और राजस्थान नेताओं के डिस्कशन के बाद सूची हो चुकी फाइनल। अब सब कुछ ठीक रहा तो देर शाम तक कभी भी हो सकती है नए जिला अध्यक्षों की घोषणा। तो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा जल्द ही होने वाली है। जो सूची है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। कुछ नामों को लेकर कंफ्यूजिंग स्टेज में थी कांग्रेस पार्टी, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से दखल दिया गया है और पूरे डिस्कशन के बाद अब माना जा रहा है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो लगभग तय हो चुकी है। कांग्रेस में नए जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज देर शाम तक जिला अध्यक्षों की सूची आना लगभग तय माना जा रहा है। आज देर शाम तक जो नाम तय किए गए हैं वो सामने आ जाएंगे। नवंबर महीने के पहले सप्ताह में ही आने वाली थी सूची, लेकिन कुछ नामों को लेकर चल रही थी कंफ्यूजन, जिसे राहुल गांधी तक पहुंचाया गया और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में दखल दिया और अब सूची लगभग फाइनल तय हो चुकी है। वहीं चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे 11 पर बस और कार की भिड़ंत के बाद कार में लगी भीषण आग। कार में जिंदा जलने से एक चालक की मृत्यु भी हो गई है। कार आग का गोला बनती नजर आई। देखते ही देखते धू धू कर कार जल गई। आग को बुझाने का किया जा रहा है प्रयास। NH 11 पर टेडियासर टोल के पास की घटना बताई जा रही है। नगर पालिका, दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची है। तो कार में जिंदा जलने से चालक की मौत, कार बनी आग का गोला। कार और बस के भिड़ंत में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मृत्यु इस कार चालक की हुई होगी। पहले बस और कार की भिड़ंत होती है और उसके बाद कार में बैठा युवक जिंदा जल जाता है। वहीं बस्सी के कानोता बायो वेस्टेज फैसिलिटी डिपो में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बढ़ने पर पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई है और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। ये डिपो शहर के विभिन्न अस्पतालों से बायो वेस्ट एकत्रित करता है, इसलिए हालात और चिंताजनक हो गए हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद घाटगेट फायर स्टेशन से 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को फैलने से रोकते हुए काबू पाया गया। कानोता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया गया है।
आग लगने का प्रारंभिक अनुमान शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि जांच अभी फिलहाल जारी है। वहीं चाकसू के मांगीलाल पुलिया से खबर है, जहां पर ग्रामीण बस ने बाइक को टक्कर मार दी है और बाइक को लगभग 1 किलोमीटर तक बस घसीटती हुई ले गई। बाइक सवार चिरंजीलाल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने इस युवक को मृत घोषित कर दिया। बस छोड़कर चालक हुआ फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने बस के शीशे तक तोड़ दिए और पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल जारी है। तो चाकसू में बाइक सवार चिरंजीलाल बस की चपेट में आ गया, जिसकी मौत हो गई। अस्पताल लाने पर युवक को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और इस घटना के बाद बस छोड़कर ये चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने इस हादसे को लेकर अपना गुस्सा जताया है और बस के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं सचिवालय और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। आइए आपको सुनाते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि चंबल के पानी को उठाकर राजस्थान के जिलों में सिंचाई, पीने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उस दृष्टि से एक नामी ग्रामी वेबकॉस कंपनी द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसके आधार पर ERCP का एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजा गया और पिछली सरकार में, गहलोत साहब की पिछली सरकार में, इसकी जो डूंगरी डैम बनेगा, एक बहुत बड़ा डैम बनेगा, जिसकी कैपेसिटी रखी गई थी 230 मीटर और उसमें उस समय पानी की भराव क्षमता आंकी गई थी 2180 MCM। अब चूंकि ज्यादा गांव पे असर आता, उस दृष्टि से वर्तमान में इसकी कैपेसिटी जो है वो 215 मीटर की है, 227.50 मीटर की। उसको पहले के बजाय कम किया और अब उसकी क्षमता होगी 540 MCM की। हाँ, 1528 MCM। इससे कुल 4,03,000 भूमि सिंचित होगी, हेक्टेयर। 4,03,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 17 जिलों में पीने के लिए पानी जाएगा। करीबन 205 MCM इंडस्ट्रीज के लिए मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 लाख ये नया एरिया इसमें जोड़ा गया है और 1,52,000 पुराना जो सिंचित क्षेत्र है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। उस हिसाब से टोटल 4,03,000 हेक्टेयर सिंचित एरिया हो जाएगा। इसमें ड्रिंकिंग वाटर में 1744 MCM पानी है। इंडस्ट्रीज के लिए 205 मैंने बताया। इरिगेशन के लिए 2050 MCM पानी दिया जाएगा। अब इस मामले को लेके आपको जानकारी है, बड़े आंदोलन हुए। मैं भी प्रतिपक्ष में था जब मैंने लोकसभा में भी उठाया, राज्यसभा में भी उठाया, विधानसभा में। और 1985 से जब इसका नाम इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना थी, जिसका नाम अब ERCP PKC रखा गया है। और राज्य के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के सभी दलों के नेता ये चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होना चाहिए और ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारी इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसको परसू किया
कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई, कई बार यहाँ हुई, टेक्निकल रिपोर्ट हुई, वेबकोस के साथ फिर हुई। हमारे सिंचाई मंत्री जी इसमें एक्टिव रोल इन्होंने अदा किया। और आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दादियाम आए और बड़ी सभा में इसकी घोषणा की। जो मोटी मोटी इसकी लागत आज करीबन 85,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे, मोटा मोटा। अब इसका कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं और विरोध इस नाम पे किया जा रहा है। कोई कह रहा है 76 गांव उठ रहे हैं, कोई कह रहा है 88 गांव उठ रहे हैं, और उन गांव को भी जोड़ दिया गया है जहां की 10 बीघा जमीन डूब में आएगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए आपको तकलीफ दी है, बुलाया है। हमारे चीफ इंजीनियर भी हैं, अभय कुमार जी, सब यहाँ पर, हम 3 मंत्री आपकी उपस्थिति में ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोई 88-78 गांव नहीं हट रहे। इसमें एक आंकड़ा आपके सामने है जो अलोंग दी बनास रिवर, उसकी बेसिन पर अप टू दी मोरल रिवर एक गांव है बाडोलास, उसके 150 मकान प्रभावित होंगे। एक गांव है बाड बिलोली, उसके 205 घर हटेंगे। एक गांव है बिलोली नदी, उसके 215 गांव हटेंगे, 215 घर, सॉरी गांव। एक है तालेरा, तालेरा के 208 गांव हटेंगे। एक है भोपर, उसके 180 घर हटेंगे। एक है खिदरपुर जाडू, उसके 325 घर घुसेंगे हटेंगे। और एक है सामोली, उसके 230, मतलब ये 9 गांव के मैंने आपको घर भी गिना दिए। इसके अलावा कहीं हल्का फुल्का, कहीं 10% पॉपुलेशन पसर आएगा, कहीं 15% पॉपुलेशन पसर आएगा, लेकिन जो 70% से अबो जो पॉपुलेशन या घर हटेंगे उनका नाम मैंने आपको बता दिया। जो 9 है, जो 8 या 9 है। और इसलिए मैं 9 गांव के घर अभी बताता हूँ। बाड बिलोली ये सवाई माधोपुर में है, इसके प्रभावित मकानों की संख्या 205। बिलोली नदी ये भी सवाई माधोपुर में है, इसके प्रभावित गांवों की संख्या 215 घर की सॉरी। और भूरी पहाड़ी ये पूरी जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल उसमें है, मझधार में, इसके 800 घर हटेंगे। ऐसे ही तालेरा, इसके 800 मकान जाएंगे। 200 सॉरी 200, 800 तो भूरी पहाड़ी के। तालेरा के 200, भोजपुर के 130, जाडू के 325 और रूपपुरा के 110, पदमपुरा के 175 और कराड़ी के मतलब ये सपोर्ट रखे। बहुत बड़ा 3 गांव है, रूपपुरा है, पदमपुरा है और किराड़ी है। और ऐसे ही मोरल जंक्शन पर भूरी पहाड़ी है, तालेरा है, भोपर है, जाडू है। ये टोटल 9 हो गए। 9 गांवों के होंगे 5,667 प्रभावित जनसंख्या। 2350 है। और अब रुक करेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। दुबई एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। उड़ान के दौरान जमीन से टकराकर फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ। और दुबई एयर शो से ये जो खबर है, ये दुखद खबर इसलिए भी है क्योंकि भारतीय विमान, वायुसेना का ये विमान है तेजस, जो दुबई एयर शो में इस हादसे का शिकार हुआ है।
दुबई एयर शो में विमान हादसा, भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया है और ये क्रैश होने की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए इस वक्त आपके सामने हैं। उड़ान के दौरान जमीन से टकराकर फाइटर जेट क्रैश हो गया। दुबई में हुआ है, दुबई एयर शो में यह हादसा हुआ है और दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का ये विमान तेजस क्रैश हो गया है। फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने की खबर आ रही है। वायुसेना ने तेजस क्रैश होने की पुष्टि भी कर दी है। तो ये जो खबर है ये भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर नहीं है। दुबई एयर शो में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है और इसमें इंडियन एयरफोर्स का ये लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया है। क्रैश होने की तस्वीरें आप देखिए, आसमान में सीधा उड़ान भरता है विमान और सीधा फिर जमीन से टकराकर क्रैश हो जाता है। ऐसा लग रहा है इस हादसे को देखकर कि एकदम से उड़ान भरते ही जैसे विमान का जो इंजन है पूरी तरीके से फेल हो गया था शायद, जिसकी वजह से आप देखिए विमान पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और हवा में ये विमान सीधा नीचे की तरफ आकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी हवा में ही विमान का इंजन, विमान का कंट्रोल सब कुछ फेल हो गया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की खबर आ रही है और ये खबर दुखद है। उड़ान के दौरान क्रैश हुआ फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। जमीन से टकराते ही विमान में भीषण आग लग गई। एयर शो चल रहा था और उस दौरान इंडियन फाइटर विमान क्रैश हो गया। 2:10 पर दोपहर में क्रैश होने की घटना हुई है। वायुसेना ने तेजस विमान के क्रैश होने की खबर की पुष्टि भी कर दी है। तस्वीरें जो हैं इन्हें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उस दौरान रही होगी। विमान एकदम से उड़ा और उसके बाद तुरंत हवा से नीचे गिरा, या जैसे ऐसा लगा कि आसमान में उड़ते विमान का कंट्रोल, विमान का इंजन सब कुछ फेल हो गया। और अब खबर उदयपुर से है, जहां पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बवाल हो गया है। एक बार फिर आमने सामने हुए एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एबीवीपी की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में हो रहा था आयोजन। एबीवीपी के कार्यकारिणी विस्तार का कार्यक्रम हो रहा था आयोजित। एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम को बताया असंवैधानिक। पुलिस ने विरोध कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को वहां से फिर खदेड़ा है। तो एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच एक बार फिर से यहां पर विवाद होता हुआ नजर आया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम को असंवैधानिक बता दिया और दोनों ही संगठन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आपस में भिड़ते भी नजर आए। इस विवाद को लेकर पुलिस पहुंची और पुलिस ने फिर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यूनिवर्सिटी से खदेड़ दिया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। एक बार फिर आमने सामने हुए एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एबीवीपी की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में हो रहा था आयोजन और इसी दौरान ये विवाद तूल पकड़ गया। एबीवीपी के कार्यकारिणी विस्तार का ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा था। एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम को असंवैधानिक बताया है। पुलिस ने विरोध कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यूनिवर्सिटी से खदेड़ दिया है, उनको वहां से निकाला गया है क्योंकि इस कार्यक्रम की पूरी परमिशन ली गई थी और उसके आधार पर ही एबीवीपी ये कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन अचानक से एनएसयूआई विरोध करने के लिए पहुंच गया। एबीवीपी की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में आयोजन किया जा रहा था।
एबीवीपी के कार्यकारिणी विस्तार का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। वहीं पाली के बाली से खबर है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। सादड़ी सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर की पोती के विवाह में शामिल होने पहुंचे फडणवीस। वन मंत्री संजय शर्मा, मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री ओटाराम देवासी और पूर्व सांसद पुष्प जैन ने स्वागत किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। इसके बाद मुख्यमंत्री कार से होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने शादी समारोह में शिरकत की। तो पाली के बाली में सादड़ी पहुंचे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। स्वागत के बाद फडणवीस कार से होटल की तरफ पहुंचे और इस शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजस्थान के दौरे पर रहे। राज्यपाल ओम माथुर की पोती के विवाह में शामिल होने के लिए देवेंद्र फडणवीस राजस्थान पधारे हैं। वहीं नोक फलौदी से खबर, जहां पर नोक जीएसएस से बीठे गांव जाने वाली 11 केवी विद्युत लाइन अचानक से टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे करंट प्रवाहित होकर चिंगारियां निकलने लगी और घास में आग लग गई। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों को सूचना दी, जिसके बाद विद्युत प्रवाह बंद किया गया। विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचकर लाइन को दुरुस्त करने के बाद इसे फिर से सुचारू कर दिया गया। ब्यावर से खबर है, जहां पर अंबुजा सीमेंट में 3 कर्मचारियों की मौत। मृतक पप्पू, गोविंद और अजय मिर्जापुर से मेंटेनेंस के लिए आए थे। राजस्थान प्रदेश की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और साथ ही साथ शव राजकीय अमृत कौर अस्पताल भेजे गए हैं। फैक्ट्री में सुरक्षा लापरवाही के लगे आरोप। मृतक 2 दिन पहले फैक्ट्री में शामिल हुए थे। प्रोडक्शन वर्क था, तो वो जो बॉयलर से जो गर्म जो निकल रहा था, तो आखिर में उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। ये लिफ्ट के पास गए, लिफ्ट में अंदर गए, लिफ्ट का दरवाजा अचानक से गड़बड़ हो गया, बंद हो गया। अच्छा, सेफ्टी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने क्या ऐसे कुछ पहने हुए थे ताकि कुछ बचाया जा सके? पीपी तो वो सारे पहने थे, जैसे आपका शूज हो गया है, मास्क भी लगा कर रखे थे, जैकेट भी पहन रखे थे इन्होंने, और हेलमेट, गॉगल्स सब लगा रखे थे। तो फिर डेथ कैसे हुई उनकी? वो क्या है कि घुटन की वजह से, घुटन, लिफ्ट बंद हो गया और उसमें क्या डस्ट वहाँ गिर रहा था, जिसकी वजह से घुटन हो रहा था। तो उस समय जब प्रोडक्शन वर्क था, तो वो जो बॉयलर से जो गर्म जो निकल रहा था, तो आखिर में उसको लेकर कहीं कूलिंग करने की कोशिश नहीं किया गया या उसको रोका नहीं गया? कोशिश तो किया गया था, वो था उस टाइम जब वो ये लोग गए तो उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। ये लिफ्ट के पास गए, लिफ्ट में अंदर गए, लिफ्ट का दरवाजा अचानक से गड़बड़ हो गया, बंद हो गया। अच्छा, सेफ्टी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने क्या ऐसे कुछ पहने हुए थे ताकि कुछ बचाया जा सके? पीपी तो वो सारे पहने थे, जैसे आपका शूज हो गया है, मास्क भी लगा कर रखे थे, जैकेट भी पहन रखे थे इन्होंने, और हेलमेट, गॉगल्स सब लगा रखे थे। तो फिर डेथ कैसे हुई उनकी? वो क्या है कि घुटन की वजह से। हमारे सहयोगी विष्णुदत्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पूरा मामला विष्णु क्या बताया जा रहा है? आखिर क्या लापरवाही यहाँ पर रही जिसकी वजह से ये घटना घटी है? नंदिनी, मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 10 दिनों से इन्होंने अंबुजा सीमेंट जो है वहाँ पर शटडाउन ले रखा है, और शटडाउन के बाद में वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का वर्क कार्य चल रहा है। इस रिपेयरिंग के दौरान कुछ लोगों को, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उन लोगों को उत्तर प्रदेश से यहाँ बुलवाया गया है। एक RK रेफ्रिजरेट करके कंपनी है, उसके तहत यहाँ ये लोग पहुंचे थे, और यहाँ पर उन्होंने अपना शटडाउन के दौरान वहाँ पर जो उसकी देख रेख के जो काम थे वो करने लगे। इन बिटवीन क्या हुआ कि ऊपर से जब वो एक जो क्लिंकर जो है, वो गरम क्लिंकर एकदम अचानक वो गिरने लगा, और वो जो लिफ्ट थी वो अचानक लिफ्ट रास्ते में ही रुक गई, और लिफ्ट के ऊपर वो सारा क्लिंकर जो गर्म था, काफी 1100 डिग्री सेंटीग्रेड का बताया जा रहा है, वो उसके ऊपर गिर गया, और उससे झुलसने से 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई उनकी। और वो जब जो लिफ्ट थी वो खुल भी नहीं पाई, और आखिर में अंदर ही झुलस के वो रह गए। बाद में उनको नीचे उतारा गया और यहाँ ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहाँ उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, और उन्हें पोस्टमार्टम अभी
हो रहा है। जिस तरह की घटना चलिए, है। शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई कोई फैक्ट्री के खिलाफ भी करता है, इस मामले में क्या होता है, किस तरीके से मजदूर के परिवार को न्याय मिल पाता है। और एक बार फिर से आपको सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पर लेकर चलते हैं मंत्री सुरेश रावत, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हमारे किसानों के साथ है, गाँव वालों के साथ है, और जो भी उचित मदद होगी सरकार से वो सरकार हमारी हर सबको मदद करेगी। मैं माननीय मंत्री मैडम साहब से आगे करूँगा कि सभी पत्रकार साथियों, हमारे सम्माननीय काबीना मंत्री आदरणीय करुणा मीणा जी, काबीना मंत्री सिंचाई विभाग संभाल रहे हैं आदरणीय सुरेश रावत साहब, ACS अनिल कुमार जी, आज एक ऐसे विषय पर हम सब प्रेस वार्ता कर रहे हैं जहां एक राजनीतिक दल के लोग और कुछ इतर विचारधारा रखने वाले लोग जनता को गुमराह करके उनका भारी नुकसान करने पर उतारू हैं, तुले हुए हैं। एक विषय उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि डूंगरी बांध बनने के बाद 76 गांव उजड़ जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्लान है राजस्थान सरकार का, जो महती परियोजना है, और उस परियोजना को लागू करने के लिए उन्हीं किसानों ने नांगल में बहुत बड़ी महापंचायत करके पैदल मार्च तक किया था। आदरणीय करुणलाल जी उसमें शामिल थे कि ERCP लागू होनी चाहिए। उस डोंगरी बांध बनने पर 9 गांव संपूर्ण और 7 गांव पार्शियल, टोटल 16 गांव प्रभावित होंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं उसको लेकर 76-80 गांव नहीं, मात्र 16 गांव प्रभावित होंगे जिनकी बसावट को विस्थापित करने का प्लान तैयार किया गया है। एक उन 16 गांवों के लोग जो विस्थापित होंगे उनके लिए उचित जो मुआवजे का जो प्रावधान है वो पूरा मुआवजा राजस्थान की सरकार देगी। इतना ही नहीं, उनकी खातेदारों की जमीन जो परमानेंट जल भराव में रहेगी, उस जमीन के पुनर्भरण का विचार भी राजस्थान सरकार ने रखा है। लेकिन वो राजनीतिक लोग जो लोग किसानों का भला नहीं चाहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग स्थापित हों, उनके लिए भी पानी चाहिए, और दूसरी तरफ उस पानी को रोकने का जो काम करते हैं, ये सफेद झूठ बोलकर पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना भी कर रहा हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने देश के प्रधानमंत्री जी से जब आग्रह किया कि ERCP का खेल खेलकर पिछली सरकार कांग्रेस के लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है, हमें पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी चाहिए, तो इसकी मंजूरी दी जाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया, बजटीय प्रावधान किए, प्रथम फेज के टेंडर हो गए, काम पूरा हो गया, सेकंड फेज की भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, और आगे भी इसको इसी कार्यकाल में पूरा करने का संकल्प लेकर के हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है। लेकिन राजनीतिक कुचक्र में फंसकर पूर्वी राजस्थान के विकास को अवरुद्ध नहीं किया जाए, इसलिए हमने आज करुणीलाल जी और सुरेश जी की अगुवाई में
विस्तृत रूप से सबको इस बात को बताने का यह प्रयास किया है कि क्योंकि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री जवाहर सिंह मेडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख रहे थे, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा।